नमस्कार। इस समय बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम के विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि वह नरेंद्र मोदी की तरफ रहेंगे, यानी कि एनडीए की तरफ रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे जेडीयू की विधायक दल की बैठक है, उसके 1 घंटे पहले ही बीजेपी की विधायक दल की बैठक होनी है। ऐसे में देखना होगा कि कल, जहां तक खबर सामने निकल के आ रही है, कल शाम को ही नीतीश कुमार बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। ऐसे में हमारे साथ इन खबर के मुख्य संपादक विद्याशंकर तिवारी सर मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं। जो बिहार में सियासी उलटफेर चल रहा है सर, तो क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरह से एक फिर से पलटी मार रहे हैं, इसको क्या किस तरह देखा जाए? देखिए, वो तो पूरा प्लान तैयार हो चुका है। इस समय बीजेपी एकदम एडामेंट थी, यानी कि बिहार की इकाई की नीतीश कुमार के लिए दरवाजे नहीं खोलने हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने बुला करके ये समझाया कि 2024 का बड़ा टारगेट सामने है, लिहाजा थोड़ी देर के लिए स्थानीय इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार वहां से अलग होंगे, वैसे ही भरभरा करके इंडी गठबंधन गिरने लगेगा, क्योंकि ममता बनर्जी से लेकर के तमाम नेता वहां पर नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। तो इसके बाद बीजेपी में ऊपर से नीचे तक निर्देश चलता है। जो निर्देश दिया गया उसके बाद तैयारी होने लगी। सुशील कुमार मोदी को भेजा गया है, उनको इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात है, ताकि वो नीतीश को साध के रख सके। लगभग 2 साल तक वहां की सरकार चलनी है। 2025 के एंड में वहां पे विधानसभा का चुनाव ड्यू होगा। जैसे ही हम की बैठक हुई है और उसके बाद ऐलान हुआ है, उसके बाद हम के प्रवक्ता रिजवान सामने आए हैं। उन्होंने बड़ी शर्त भी रख दी है कि कैबिनेट में कम से कम 2 सीटें चाहिए, और साथ में ये भी जोड़ दिया है कि अंगद की तरफ पैर जमा करके जीतन राम मांझी पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले तक जीतन राम मांझी हॉट केक बने हुए थे। दोनों पक्ष उनसे कांटेक्ट कर रहा था। सुबह में राहुल गांधी ने सीधे जीतन राम मांझी से बात की थी। उसके बाद भूपेश बघेल वहां पहुंचे थे, वो भी बात कर रहे थे उनसे, और ये कोशिश की जा रही थी कि हम किसी तरीके से इंडी गठबंधन में आ जाए, यानी कि यदि नीतीश कुमार निकल रहे हैं तो हम शामिल हो जाए। चूंकि जीतन राम मांझी बहुत पुराने नेता हो गए और बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए बात वो सबसे कर रहे थे। चाहे राहुल गांधी फोन करे तो ये नीतीश कुमार फोन करे तो, नीतीश कुमार वैसे उनको फोन कर नहीं रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये जिम्मेदारी बीजेपी पे छोड़ दी है। वो बीजेपी के साथ ऑलरेडी हैं ही। तो हॉट केक बने हुए थे, और इधर सम्राट चौधरी मिलने के लिए गए थे, उससे पहले नित्यानंद राय मिलने के लिए गए थे। वो समझ रहे थे सारी बातों को। लास्ट में उन्होंने यही फैसला किया। क्यों ये फैसला किया, इसके पीछे भी गणित है। गणित ये है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या होगा, जो राममय माहौल पूरा देश में हुआ है, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी प्रभावित है। उन्हें पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। तो जीतन राम मांझी जो ऑलरेडी एनडीए के पार्ट है, वो भला क्यों छोड़ने लगे साथ। इस तरीके से कुल मिला करके गणित बना है। सर, जिस तरह से बीजेपी अभी आगे भी फूक फूक के कदम रख रही है, अभी क्लियर कट बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच अमित शाह का भी जो कई वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहे थे नीतीश कुमार से कभी साथ नहीं मिलाएंगे, नीतीश के भी कई बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फिर से अब सत्ता में बीजेपी के साथ नीतीश जा रहे हैं, तो बिहार का सियासत और लोकसभा में जो अभी चुनाव, दोनों चुनाव करीब ही है, विधानसभा का भी चुनाव बिहार के और लोकसभा का 1.5 साल बाद है जी। तो किस नजर से इसको बीजेपी फायदेमंद? देखिए, बीजेपी पे बार बार छोड़ने का आरोप नहीं है। आरोप किसके ऊपर है? नीतीश कुमार के ऊपर। तो नफा और नुकसान ज्यादा उनकी है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता 0 लेवल पे। इस मामले में बार बार आप पलटी मार लेते हैं। बीजेपी क्या है कि उसे अपना वहां पे बनाना है सीएम। फिलहाल उनको उसने सीएम इसलिए मानती हुई सी दिख रही है, क्योंकि उसे पता है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए ही तो उधर से छोड़ रहे हैं, उधर परेशान चल रहे थे। तो नीतीश कुमार को सीएम मान लो, अपना 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर से काम चला लो, लोकसभा चुनाव लड़ लो। लोकसभा चुनाव में जब बम्पर मेजोरिटी आएगी तो ऑटोमेटिक नीतीश कुमार पे ये नैतिक दबाव बन जाएगा। जो प्रशांत किशोर ने कभी नीतीश के बारे में राज खोला था कि वो मिले थे उनसे पाला बदल से पहले, और वो इस बात से डरे हुए थे कि हमारी सीटें, उनकी 43 या 42 सीटें आई थी जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, हमारी सीटें बहुत ज्यादा घट गई। इसके बावजूद बीजेपी 78 सीटें ले आकर के भी हमें मुख्यमंत्री मान ली, बना दिया। लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव में वो लोकसभा चुनाव जीतेगी, वैसे ही वो हमें मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जनादेश देखा जाता है, तो हम उसकी नौबत नहीं आने देंगे। और उन्होंने बीच में ही पलटी मार करके आरजेडी के साथ चले गए। तो बचाने के लिए गए थे।
आरजेडी पता चला कि उनकी पार्टी तोड़ने में लग गई। कांग्रेस जिस इंडी गठबंधन के लिए उन्होंने शुरुआत की वो उनको भाव नहीं दे रही थी, तो उधर से नाराज हुए, तो फिर एक बार से पलटी मार के इधर आ गए कि अब तो 2 साल के लिए मुख्यमंत्री पद यहाँ सुरक्षित है, बीजेपी हमें झेल लेगी। जहां तक नुकसान की बात है तो वो भी तो ये जानते हैं कि ये उनका राजनीतिक करियर का अंतिम पड़ाव है, अब इसके आगे कुछ नहीं। बीजेपी यदि 2024 के चुनाव में जीतती है और बीजेपी से अच्छे रिश्ते बना करके रखते हैं तो गवर्नर या और किसी पोस्ट पे उनको एडजस्ट कर लेगी और कहेगी कि 2025 के बाद जो है, चुनाव के बाद जो है हमारा मुख्यमंत्री होगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी आ सकता है। हो सकता है कि उसी दौरान ये बात उठे कि आप कुर्सी छोड़िए, आप राज्यपाल की कुर्सी संभालिए और जो है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी बीजेपी के उसको सौंपिए। तो ये तो राजनीति है, लेकिन फिलहाल की राजनीति में आखिरकार नीतीश कुमार क्या करते? नीतीश कुमार के पास विकल्प भी क्या बचा था? हाँ, उनकी जगह पे कोई खुददार आदमी होता तो ये जरूर सोचता कि अभी 1.5 साल पहले ही तो पाला बदला था, लड़े थे बीजेपी के साथ और चले गए थे गठबंधन के साथ, और ठीक इसी तरीके से 2015 में लड़े थे गठबंधन के साथ, आ गए थे बीजेपी के साथ। तो कुछ तो सैद्धांतिक आधार होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में बुरी तरीके से फेल है। उनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई आधार नहीं है, बस कुछ का कुछ बोल देना है कि हाँ अब ये परिस्थितियां हैं, वहां पे ये दिक्कत हो रही थी इसलिए हम इधर चले आए, क्योंकि एकजुट करने के लिए गए थे वो लोग एकजुट हो नहीं रहे थे, अब जो है हम इधर चले आए हैं कि भाई आप एक ही जुट नहीं हो रहे हैं तो हम इन्हीं के साथ रहेंगे। अरे ये कोई आधार हुआ एकजुट हुए हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? 12 वो एक अलग बात है। तो नीतीश कुमार को बीजेपी की मजबूरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीजेपी का सामने इस समय एक बड़ा टारगेट है। बड़ा टारगेट क्या है? 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में नीतीश को साथ रखने से यदि बिहार में उससे फायदा होता हुआ ऐसा दिख रहा है तो स्थानीय नेताओं की नाराजगी को वो थोड़ी देर के लिए दबा लेगी, और यही काम वो करने जा रही है। तो कल सुबह में जो जेडीयू की बैठक होगी उसमें विधायकों को नीतीश कुमार विश्वास में लेंगे। उसके बाद खबर आ रही है कि सीधे राजभवन कुछ करेंगे, इस्तीफा देंगे, क्योंकि अभी सम्राट चौधरी का बयान आया है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है कि पहले तस्वीर तो सामने आए कि क्या कर रहे हैं। अभी तो जो कुछ भी चल रहा है पर्दे के पीछे चल रहा है। नीतीश कुमार ने कब कहा कि हमने भाजपा से समर्थन मांगा है? कभी नहीं कहा। और इधर से जेडीयू की तरफ से भी नहीं कहा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से भी नहीं कहा जा रहा है। जैसे ही उनका इस्तीफा होगा वैसे ही औपचारिक रूप से बोलने की परिस्थिति में दोनों दल आ जाएंगे। यानी सबकी निगाह नीतीश के इस्तीफे पे टिकी हुई है। इस्तीफे पे टिकी है, और नीतीश उसके पहले ये एश्योरेंस चाह रहे हैं कि इसे जो हाँ बीजेपी समर्थन दे रही। तो मेरी जानकारी के मुताबिक पर्दे के पीछे डील पूरी हो चुकी है, सब कुछ तय हो चुका है, बस उनके इस्तीफे का इंतजार है। और वो भी एक प्रक्रिया है, औपचारिकता है कि विधायकों की बैठक बुला करके उनसे बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि ये परिस्थितियां थी, इसमें अब उनके साथ रहना हमारा ठीक नहीं था, इसलिए हम इधर आगे। देखिए विधायक और सांसद भी ना ज्यादातर ये चाह रहे थे कि आप एनडीए के साथ चलो। वहां पे 2 गुट है जेडीयू में, एक गुट है लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव का, जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मदद कर रहा था, और एक गुट है वहां पे संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी का। ये दोनों गुट नीतीश के दाहिने और बाएं हाथ समझ लीजिए। ये कह रहा था कि एनडीए के साथ, जिस समय ये चेंज करके और गए पाले में महागठबंधन के, उस समय भी संजय झा वगैरह इस बात के पक्षधर थे कि एनडीए के साथ ही रहने में फायदे है। क्या हुआ था? पिछली बार आप 17 सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 16 सीटें जीत गए थे। क्या गठबंधन आपको इतनी सीटें देगा? 40 ही तो वहां पे सीट है, क्या आप 16 सीट जीत पाएंगे? सांसद और विधायक डरे हुए हैं कि यदि आप उधर रहते हो तो फिर हमारी जो जीत जो है खटाई में पड़ सकती है। तो नीतीश कुमार के ऊपर ये भी एक दबाव काम कर रहा था कि पूरा देश राममय हो रहा है, पूरे देश में एक पीएम मोदी को लेकर के माहौल बन रहा है, और ऐसे में गठबंधन के धुर्रे तो पहले से ही उड़ने शुरू हो गए, पहले तो सहमति ही नहीं बन पा रही है। तो वहां रहने में इनको डर लग रहा था कि पता चला कि अभी तो 45 है ना, 45 में बचेंगे कि नहीं बचेंगे, टूट हो जाती तो। सर जिस तरह से नीतीश कुमार अभी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जो अभी राज्यसभा में उप सभापति हैं उनका कहीं अहम रोल माना जा रहा है? देखिए ये बहुत पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब आप एनडीए से अलग हो गए, बीजेपी से अलग हो गए, तो फिर आपने हरिवंश को उपसभापति के रूप में राज्यसभा में क्यों छोड़ा है? इसका कभी नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया। चूंकि हरिवंश के रिश्ते बीजेपी से बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा एक कनेक्शन जोड़ के रखा, और वो जानते थे कि ऐसी परिस्थितियां आ सकती है। वो कनेक्शन आज काम आ रहा है। वो
पर्दे के पीछे से बातचीत करने में माहिर है नीतीश कुमार, अपना मैसेज दे लेते हैं और भेज देते हैं और उधर से मैसेज रिसीव कर लेते हैं, वो उनकी रणनीति काम आई। तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी के ऊपर कृपा नहीं करता, दया नहीं करता है, दोनों की अपनी जरूरत होती है, उसी जरूरत के मुताबिक बीजेपी और नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं। यदि बीजेपी को लगेगा कि नहीं हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, तो क्यों बीजेपी साथ लेगी? अभी उसे लग रहा है कि अभी जरूरत है, आ जाने दो साथ। नीतीश कुमार को क्या है कि हमें सरकार चलाने में इसलिए आसानी हो जाएगी कि जब भी आप बीजेपी के साथ रहते हो तो लॉ एंड ऑर्डर कंपेरेटिवली ठीक रहता है, जैसे ही आरजेडी के साथ आते हो लॉ एंड ऑर्डर खराब होने लगता है। एक बात। दूसरी बात कि बीजेपी आपको अंदर से मुख्यमंत्री मान लेती है, कहती है कि चलो अभी कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसा कोई नेता नहीं, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर। वहां पे क्या है कि अंदर से कोई मान ही नहीं रहा। तेजस्वी के लिए शुरू के दिन से ही जो है बैटिंग हो रही है कि जल्दी से तेजस्वी को बनाओ जल्दी। सर कई जो उनका डिपार्टमेंट नहीं है, अलग हट करके भी प्रोग्राम में जाकर के उद्घाटन किया, उद्घाटन करते थे, अधिकारियों को निर्देश देते थे, ब्यूरोक्रेसी का जमावड़ा लगता था राबड़ी देवी के घर पे। तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको हेल्थ मिला हुआ था, तो वो हेल्थ तक ही सीमित नहीं थे। और नीतीश कुमार को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि और किसी मंत्रालय में कोई हस्तक्षेप करे। अब देखिए बच्चों की छुट्टियों को लेकर के और पटना के डीएम ने जिस तरीके से पाठक जी जो एसीएस हैं वहां पे बहुत सख्त माने जाते हैं, नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी है, उनसे लड़ बैठे, तत्काल उनका ट्रांसफर कर दिया। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की पटरी बैठने के एक और बहुत बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार भी ब्यूरोक्रेसी पे विश्वास करते हैं और बीजेपी भी ब्यूरोक्रेसी पे विश्वास करती है। जो ईमानदार अफसर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि ठीक है आप अपने हिसाब से काम कीजिए। तो यहाँ पे भी उनकी पटरी बैठ जाती है, आरजेडी के साथ ये पटरी नहीं बैठ पाती। सर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जो है अपने बच्चे का भविष्य बनाने की लग रहे थे कि मुख्यमंत्री देख रहे थे, तब उनके भविष्य का क्या होगा? देखिए भविष्य की जहां तक बात है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी यादव बिहार के उभरते हुए नेता हैं और इधर इस दौरान देखे होंगे कि उनमें काफी मेच्योरिटी भी आई है। यदि वो ये कहते हैं कि मैंने, बेशक पर्दे के पीछे वो राजनीति कर रहे होंगे, कि मैंने हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान किया, तो ये बात सही है कि हमेशा सम्मान किया है और ऐसी कोई बात नहीं बोली। लेकिन हर आदमी के अंदर महत्वाकांक्षा होती है। लालू यादव चाहते हैं कि उनके जीते जी उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। अब ये बात अलग है कि जिस कर्पूरी ठाकुर के वो शिष्य बनते हैं वो कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के अगेंस्ट थे। वो कर्पूरी ठाकुर अपना जीवन भर 1952 से लेकर के लास्ट तक जो है विधायक रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार मुख्यमंत्री रहे और अपना मकान तक नहीं बनवा पाए। तो उतने ईमानदार नेता का शिष्य होने का दावा करने वाला आदमी, यही तो नीतीश कुमार ने उनके 100वीं जयंती पे कटाक्ष कर दिया था कि उन्होंने तो अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को तो हमने राज्यसभा सदस्य बनाया, लेकिन यहाँ तो परिवारवाद चलता है। वही बात बुरी लगी, उसके बाद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, वहां से जो है झगड़ा बढ़ चला, वही आधार बन गया और यहाँ तक की नौबत आ गई। तो तेजस्वी यादव अभी यदि ये सत्ता में नहीं आए होते ना तो शायद उनके लिए बेटर चांस था। अब क्या है कि लोकसभा चुनाव होगा और उसके बाद जो परिणाम आएगा ना उससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि माहौल क्या बनता है। ये भी तो हो सकता है कि 2024 में यदि लगेगा कि हमें तो बम्पर मेजॉरिटी मिल गई लोकसभा में, तो एक तो मोदी सरकार जो है मजबूत हो जाएगी और बिहार की सीटों के आधार पर एनालिसिस करके समय से पहले भी तो चुनाव करा सकते हैं। चलिए समय से पहले चलते हैं चुनाव में, सरकार के ऊपर ही तो होता है कि आप जो है भंग करने की सिफारिश कर देते हैं, उसके बाद भंग करके चलिए चुनाव कराया जाए। तो बीजेपी को अब बिहार में जो अगला टारगेट होगा ना, अभी तो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बना रही है, अगला टारगेट होगा कि हमारा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कैसे हो, क्योंकि आज तक नहीं बन पाया। यानी जो बीजेपी का सूखा रहा है, कमल का सूखा रहा कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या बीजेपी नीतीश को साइड करके अपना मुख्यमंत्री बना? देखिए यदि आज की परिस्थितियों में बात करें, जो सहमति बनती हुई सी दिख रही है, उसमें उस साइड करने से बेहतर समझेगी कि नीतीश कुमार को ही विश्वास मिले कि अब आपकी उम्र भी हो गई है, अब बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बनने दीजिए, अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने दीजिए। संख्या बल के आधार पर तो कम ही है। कहा यह जाता है कि 2020 का जब चुनाव हुआ था और इनकी संख्या बल घट गई थी तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जान रहे थे कि लोकतंत्र संख्या बल से चलता है। बीजेपी ने कहा कि नहीं नहीं आप बनिए, हम आपको बना कर रखेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और बीजेपी बना कर रखी भी, सपोर्ट भी कर रही थी। लेकिन उनका अंदर से जो है आत्मविश्वास नहीं आ रहा था कि बीजेपी कब हमें धोखा दे करके अपना चीफ मिनिस्टर बना दे, इसलिए उन्होंने पाला बदल कर लिया था। तो बीजेपी अभी उनको मानेगी जब उसे लगेगा कि नहीं अब वक्त आ गया है कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो। तो ये तो राजनीति है। अब देख लीजिए महाराष्ट्र में जो शिवसेना हमेशा उनके साथ रही, चीफ मिनिस्टर के लिए ही तो लड़ाई हुई और उसमें जो है उद्धव ठाकरे उधर चले गए और बीजेपी जो है इधर आ गई। और अब जब उद्धव ठाकरे को तोड़ना था, जब उनकी सरकार को गिराना था,
तो उनकी पार्टी को तोड़ करके और शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यदि उनको देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाते और शिंदे पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते तो हमेशा इस बात का डर रहता कि सरकार का कार्यकाल कितना। इसलिए सरकार के स्थायित्व के लिए ये कदम उठाने पड़ते हैं। ठीक, हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि जब तक आप चीफ मिनिस्टर रहोगे तब तक सरकार चलने दोगे। सर, सरकार के स्थायित्व के लेकर आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था, फिर नीतीश ने पाला बदल दिया, तो क्या ये बीजेपी भरोसा कर सकती है उनके ऊपर फिर एक बार कि क्या 1.5 साल के अंदर फिर वो पाला नहीं एक बात तो तय मानिए, इस मामले में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि ये दोनों जरूरत के मुताबिक साथ आ रहे हैं, दोनों का अपना स्वार्थ है इसलिए साथ आ रहे हैं। नीतीश कुमार एक तरह से देश की राजनीति में, सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं, एक्सेप्शनल वो केस हो गए हैं जिनकी विश्वसनीयता 0 लेवल पे है आज की। और वो भी सोच रहे हैं कि हमारा तो राजनीतिक करियर का अंतिम पड़ाव है, इसके बाद मेरा क्या होना है। ठीक है, अदरवाइज कोई उनको ये समझाए कि एक बार आप जीतते हो महागठबंधन के साथ, पाला बदल के बीजेपी के साथ चले जाते हो, दूसरी बार जीतते हो बीजेपी के साथ और फिर पाला बदल के महागठबंधन के साथ, फिर बीजेपी के साथ, तो आधार ही तो कोई नहीं बन रहा है ना। कोई विधायकों में टूट होती, कोई बात होती, कोई सैद्धांतिक बात होती। मान लीजिए कि जैसे शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर के वहां पे विरोध हो रहा है, बीजेपी ने कभी साथ दिया था और बीजेपी कहती कि नहीं शराबबंदी ठीक नहीं है, आप जो है इसके हटाइए, नहीं तो लोग जो है परेशान हो रहे हैं और अनावश्यक क्राइम हो रहा है। तो इस बात पे यदि विरोध होता कि नीतीश कहते कि नहीं हटाऊंगा, बीजेपी कहते कि नहीं आपको हटाना पड़ेगा, तो एक माना जाता है कि चलिए कोई सैद्धांतिक आधार है कि इस वजह से सरकार जो है चली गई। यहाँ तो कोई सैद्धांतिक आधार ही नहीं है ना। इनकी जितनी बार इन्होंने पाला बदल किया है उसमें कभी कोई सैद्धांतिक आधार नहीं रहा। ये नहीं कह सकते कि इस मुद्दे पर, मान लीजिए जातीय जनगणना है, जब ये जातीय जनगणना कराने का डिसीजन लिए उसमें बीजेपी ने के साथ थी, उस समय बीजेपी भी साथ थी और उसने कहा कि ठीक है आप कराइए। मान लीजिए कि बीजेपी कहते कि नहीं हम जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, उस आधार पे आप बीजेपी से अलग होते तो भी एक बात समझ में आ रहा है कि देखिए मैं पिछड़ों के लिए जातीय जनगणना कराने चला था और बीजेपी ने उसमें टांग अड़ाई, इसलिए हमने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने जितनी बार पाला बदल किया है उसमें कोई सैद्धांतिक आधार नहीं रहा है। यदि सैद्धांतिक आधार होता तो और भी पार्टियों में टूट हुए हैं, और भी पार्टियां अलग हुई है गठबंधन से, लेकिन नीतीश जैसा कोई नहीं। सर, जिस तरह से अब कल हो सके शपथ ग्रहण समारोह हो, तो समीकरण क्या होगा? समीकरण जो पहले वाला फार्मूला है वही जानकारी सामने आ रही है। उसी आधार पे जो है मान लें कि बीजेपी, मान लें कि उनके 1-2 ज्यादा मंत्री भी बनाने पड़ते हैं तो 50-50 के ही आधार पे बना लेंगे, क्योंकि इनका संख्या बल तो लगभग उनसे दुगने से थोड़ा सा कम है। ये 78 है, वो 45 है। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनका बनना तय है, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और वो जो पहले वाला फार्मूला था उसी को वो मान लेंगे, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी आ रही है। क्योंकि इस समय बीजेपी 1-2 मंत्री बढ़ाने घटाने के चक्कर में नहीं पड़ेगी, उसके सामने बड़ा टारगेट है। सर, जिस तरह से मान लीजिए एक आखिरी सवाल पूछते हैं, जैसे कि नीतीश चल रहे हैं, ये चल रहा है और बीजेपी भी अब उतर रही है मैदान में खुले तौर पे, कल इसकी भी बैठक है विधायक दल की, तो जनता में कहाँ तक बात जा रही है कि बीजेपी अब नीतीश के साथ आ रही है, वही नीतीश जो जेडीयू के साथ चले गए थे, तो जनता पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस फैसले का? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इससे कोई नुकसान हो जाए। नीतीश को तो फायदा होगा ही होगा, बीजेपी का कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि बीजेपी ने पीएम मोदी को अपना नायक बना रखा है और एक माहौल ऐसा तैयार कर रखा है कि देखिए हमारे पास पीएम मोदी है, ठीक है। उनकी जो है फैन फॉलोइंग हर जगह है। एक दक्षिण में थोड़ा कम है, वहाँ पर भी जिस तरीके के धार्मिक वेशभूषा में पीएम मोदी घूमे हैं, जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर से जो समय पूरा वहाँ गए थे मंदिर में, तो उसको ना कहीं ना कहीं धर्म से कनेक्ट कर रहे हैं। राम से उत्तर को दक्षिण से कनेक्ट कर रहे हैं, पूरब को पश्चिम से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इनकी बहुत सधी हुई रणनीति है कि ये हमारा नायक, ये पूरा माहौल, हम जो है परंपरा का और आस्था का सम्मान करते हैं, भारत की संस्कृति और गौरव को वापस लौटा रहे हैं। और देखिए कैसे जो है हमने अयोध्या में जो वायदा किया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वायदा पूरा कर दिया। तो आप कितने भी प्रगतिशील बैकवर्ड हो, कोई कितना भी प्रगतिशील दलित वर्ग से आता हो और वो ये कहे कि नहीं रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, लेकिन घर के हर सदस्य तक, खास तौर से आधी आबादी महिलाओं में आस्था का जो ज्वार है ना, उसको प्रगतिशील समाज नहीं रोक पाएगा। वो थोड़ी देर के लिए वो महंगाई और बेरोजगारी साइड लाइन हो जा रही है, आस्था के ज्वार के आगे सब कुछ जो है ढह जा रहा है। वो नीतीश कुमार ने भी भांप लिया है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, इसीलिए ये सब वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से खबर सामने आ रही थी, अब हो सकता है कल बिहार में जो सियासी उलटफेर का चर्चा चल रहा है वो खत्म हो जाए, विराम लग जाए और शाम होते होते नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। खैर, ये तो विधायक दल की बैठक होने के बाद ही पता चलेगा।
हम इस पर लगातार कवरेज कर रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।